हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बिलीव इन योर इन्फिनाइट पोटेंशियल। यानी कि आप ये विश्वास रखो कि जो भी आप सोच रहे हैं आप उसको करने के बिल्कुल काबिल हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि आप वो चीज़ अचीव कर सके। अगर सपोज करो आपको एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। अगर आप कोई प्लेसमेंट अपना देना चाहते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपने कई दफे देखा होगा बच्चों को सब कुछ आता है, सब कुछ A to Z सब आता है। आप उनसे नॉर्मल डेज में जाके पूछो तो उनको सब आता है, बट जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर एग्जाम देने जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं वहां पे। तो सबसे क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा ना कि मुझे सब आता है और मैं वहां पे जाके लिख सकता हूँ, मैं इसमें इतनी काबिलियत रखता हूँ, तो आप ब्लैंक नहीं होंगे, ठीक है, आपको कोई भी ब्लैकआउट नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो ये बिलीव रखो कि आपके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, आपके अंदर भरपूर क्षमता है कि आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये चीज ध्यान रखें कि जो भी चीज आपको रोक रही है वो केवल और केवल आपके दिमाग में है, आपकी खुद की लिमिटेशन है। यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे से बच्चे तो इतना सालों से पढ़ रहे हैं, उनका नहीं हो रहा, मेरा कहाँ से हो जाएगा, या मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं करी, मेरे को तो टाइम ही कम मिला है, लोग तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यार मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, मुझे तो अभी एग्जामिनेशन पैटर्न भी नहीं पड़ा, मैं एक साल में कैसे कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी खुद की इम्पोज की हुई लिमिटेशंस हैं जो आप अपने ऊपर लगाते हैं, अदरवाइज आपके अंदर क्षमता पूरी है, ठीक है। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अपने ऊपर कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, रेवेन्यूज ग्रू 11.5% टू क्रॉस 1.57 लाख करोड़ इन मई। बोल रहे हैं जीएसटी का जो रेवेन्यू है, यानी कि जीएसटी से जो पैसा जनरेट हुआ है वो कितना बढ़ा, 11.5% बढ़ चुका है और 1.57 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। कौन से महीने की बात चल रही है? मई मंथ की बात चल रही है, ठीक है। वाइल दिस मार्क्स द स्लोएस्ट ग्रोथ इन 6 मंथ्स, बोल रहे हैं कि ये पिछले 6 महीनों में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है, यानी कि सबसे निचले स्तर की ग्रोथ है, विद कलेक्शंस 16% लोअर देन अप्रैल्स इनफ्लो। और ये जो कलेक्शन है 1.57 लाख करोड़ से ऊपर हम बोल रहे हैं चला गया, ये अप्रैल मंथ के से 16% कम है। यानी कि अप्रैल में आप सोचो कितना ज्यादा हुआ होगा कि उससे 16% कम है अभी भी, ठीक है। अनाउंस्ड रीडिंग इज वारंटेड, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं, इसमें इन डिटेल स्टडी अभी करना बाकी है, ठीक है। ये कौन सी चीजों में ज्यादा गिरावट आई, कौन सी चीजों में ज्यादा उछाल आया, वो पूरा ओवरऑल अभी जो इन डेप्थ कैलकुलेशन या इन डेप्थ स्टडी करना भी बाकी है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। अप्रैल्स रेवेन्यूज विच क्रॉस्ड अ रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपीज वर बम्प्ड अप बाय फाइनेंशियल ईयर एंड कंप्लायंसेस। बोल रहे हैं कि जो अप्रैल मंथ है उसके आंकड़े जो इतने ज्यादा बढ़े थे कि 1.87 लाख करोड़ रुपीस पर पहुंचा था वो, ठीक है। तो अभी कितना 1.57 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा, और उस टाइम पे किस पे था, 1.87 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया था, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या दे रहे हैं कि क्यों हुआ उस टाइम पे इतना ज्यादा, उस टाइम पे ज्यादा इसलिए हुआ, इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया वो, क्योंकि आपको पता है मार्च जो है, मार्च जो है वो फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, राइट। अप्रैल से एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और मार्च जो है फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग के करके आपने देखा होगा कई दफे कंपनीज क्लोजिंग है, अभी हम नए ऑर्डर नहीं लेंगे, क्लोजिंग है करते रहते हैं, फिर वो नए ऑर्डर अप्रैल से लेना स्टार्ट करते हैं, राइट, ताकि फिर वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाए, उनके ऊपर लास्ट के कुछ दिनों में ज्यादा बर्डन ना पड़े, है ना। तो बोल रहे हैं कि अप्रैल के रेवेन्यू इसलिए भी ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि मार्च जो है वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है ना, लास्ट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो उस टाइम पे कुछ अदर कंप्लायंसेस, अदर उनकी लाइबिलिटीज फॉलो करने वाले रूल्स उनके पास होते हैं, ठीक है। उनको टैक्स जमा कराना है, क्लोजिंग करवानी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो उस टाइम पे की बजाय अप्रैल इसलिए भी अप्रैल का जो आंकड़ा है वो इसलिए भी ज्यादा हो गया। Although May's collections for transactions during April, the first month of this financial year, were the lowest in 3 months. बोल रहे हैं कि मई की जो कलेक्शंस हैं,
ठीक है। वो जो क्या होता है कि जैसे आपने अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो जनवरी का जो भी आपका लेन देन होगा, हिसाब किताब होगा, उसका जीएसटी आप जमा कराएंगे फरवरी में। ठीक है। फरवरी का जो भी होगा वो कराएंगे आप मार्च में। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ये देखो कि जैसे हम सपोज करो किराया है मकान का, वो तो हम एडवांस में देते हैं, लेकिन जैसे उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, या फिर दूध वगैरह का बिल होता है, या फिर राशन का बिल होता है, तो वो सब हम क्या करते हैं, कंज्यूम करने के बाद में देते हैं, है ना। तो जनवरी में मतलब हमने कंजम्पशन करा और उसके बाद में उसका जीएसटी भरा गया फेब में। वैसे ही जैसे कि हमने साल भर मतलब महीने भर में हमने ग्रोसरी कंज्यूम करी, और जैसे सपोज करो कहीं किसी किसी के खाते चल रहे होते ना, फिर एंड ऑफ द मंथ हम जाके नेक्स्ट मंथ में शुरुआत में जाके हम उसको क्लियर करवाया है। तो वो चीज यहाँ पे फॉलो की जाती है कि अप्रैल मंथ, मई का जो कलेक्शन है वो अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर है। ठीक है। द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जो कि अप्रैल मंथ क्या होता है, फर्स्ट मंथ होता है इस फाइनेंशियल ईयर का, वर द लोएस्ट इन 3 मंथ्स, ये पिछले 3 महीनों के सबसे कम थे। ठीक है। दे सिग्नल अ ब्रॉडर पॉजिटिव ट्रेंड, बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। while GST revenues have been over the 1.4 lakh mark for 15 सक्सेसिव मंथ्स, बोल रहे पिछले 15 महीनों में लगातार 1.4 लाख के ऊपर से ही चल रहे हैं जीएसटी रेवेन्यूज जो है। ठीक है। मेज रेवेन्यूज मार्क ओनली द 6th टाइम द जीएसटी रेवेन्यूज हैव क्रॉस्ड 1.56 लाख करोड़, बोल रहे अब देखो, हालांकि ये अप्रैल महीने से 16% कम है, बट स्टिल जो मई महीने के रेवेन्यूज हैं वो 1.5 लाख करोड़ के मार्क पे पहुंचने वाले पूरे लगातार में 6th टाइम है। यानी कि 15 महीनों में ये 6th टाइम है जब हमारे मई महीने के या किसी मंथ के जो आंकड़े हैं वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचे हैं। ठीक है। 4 of these occasions have been in 2023, और 6 टाइम्स हुआ, ये 6th टाइम है, यानी कि इसके पीछे 5 टाइम रह गया, उन 5 में से भी 4 टाइम लगातार मतलब 2023 में ही हुआ है कि 1.57 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचे हैं। ठीक है। मोर सिग्निफिकेंटली, इवन आफ्टर डिस्काउंटिंग द अप्रैल पर्ज, द एवरेज मंथली रेवेन्यूज बिटवीन अक्टूबर 20, बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो हम बोल रहे हैं ना कि अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा काउंट किया गया था, 1.87 लाख करोड़ का काउंट किया गया था, तो अगर हम उस अप्रैल महीने की स्पर्ट को निकाल भी देते ये समझते हुए कि उसमें मार्च महीने का क्लोजिंग का बहुत ज्यादा डेटा था, तो उसको हम निकाल देते हैं एक बारी के लिए। ठीक है। तो फिर भी क्या होता है कि जो बाकी मंथ्स बचते हैं, यानी कि एवरेज मंथली रेवेन्यू जो बनता है अक्टूबर 2020 से लेके मई 2023 तक, जिसमें अप्रैल का काउंट नहीं किया गया है, वो भी 1.53 लाख करोड़ से ऊपर ही होता है। ठीक है। एंड 1.56 लाख करोड़ प्लस इफ अप्रैल्स रिकॉर्ड किटी इज इंक्लूडेड, और बोल रहे हैं कि ये 1.57 लाख से ऊपर हो जाता है अगर हम अप्रैल की जो रिकॉर्ड मात्रा में किटी जमा हुई। किटी जब क्या होता है, फीमेल लेडीज, आपने सुना होगा फीमेल्स को कई बार की किटी में जा रहे हैं, किटी डालनी है, किटी डालनी है, वो क्या होता है, वो एक जगह पैसा इकट्ठा करते हैं। तो अब ये क्या है, ये एक तरीके से लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया है जीएसटी का, कंपनी से, है ना। तो वो क्या हुआ, किटी हो गई। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो अप्रैल महीने की अगर किटी को हम इंक्लूड कर भी ले तो ये आंकड़ा 1.57 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है। Revenues have held up despite retail inflation cooling to 4.7%। अब हमने पढ़ा कि हमें पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें तो मंदी आ गई है ना, उसमें थोड़ा स्लो डाउन आया है। और कब की बात कर रहे हैं, ये अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं कि अप्रैल में 4.7% गिरावट आई है रिटेल इन्फ्लेशन में। फिर भी जो रेवेन्यूज है वो अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रख रहे हैं, मतलब अच्छे खासे रेवेन्यूज हमें मिल रहे हैं। एंड होलसेल प्राइसेस स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशन, और जो होलसेल के प्राइस हैं वो तो बिल्कुल ही नीचे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। ठीक है। गिवन दिस बैकड्रॉप, इफ प्राइस राइज कंटिन्यूज टू ईज, 10% to 12% growth rates in GST kitty should be fine even if they seem more solemn than last year। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, ठीक है, तो अगर
जो ये जीएसटी में 10 से 12% का ग्रोथ हो रहा है, इसको भी एक ठीक ठाक ग्रोथ माना जा सकता है। हालांकि ये पिछले पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा गंभीर देखने को लग सकता है, बट 10 से 12% ठीक है। अब 10 से 12% का ग्रोथ मतलब कि ज्यादा या तो टैक्स वसूला जा रहा है, या फिर ज्यादा क्या बोलते, सेल्स ज्यादा हो रही हैं, या फिर ज्यादा कंपनीज जनरेट हो गई हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये ज्यादा गंभीर दिखे, मतलब ज्यादा बड़ी मात्रा दिखे, बट हमारे अकॉर्डिंग ये ग्रोथ ठीक ठाक है, ठीक है, एवरेज ग्रोथ है, इतनी होनी ही चाहिए। ऑलराइट, इनिशियल डेटा ऑन May's इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेट सम एक्सेलरेशन। बोल रहे हैं जो शुरुआती डेटा सामने आया है मई की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। अब किस तरीके की बढ़ोतरी देखने को मिली है? एज पर S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स, अब S&P कंपनी है, उसका GPI इंडेक्स होता है, PMI इंडेक्स होता है, ठीक है। PMI के अनुसार manufacturers had their best month since October 2020. Fuel sales rebounded after 2 patchy months. बोल रहे हैं जो आपको पता है बीच में ऑटोमोबाइल्स की सेल्स जो है वो गिर गई थी, राइट। तो बोल रहे हैं कि इस महीना ये जो मई मंथ के इकोनॉमिक डेटा सामने आए हैं शुरुआती, उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भरपूर फायदा हुआ है, मतलब उनको ये उनका बेस्ट मंथ था काम करने का। कब से? अक्टूबर 2020 के बाद से ये पहला ऐसा मंथ था जब उन्होंने बहुत अच्छी सेल्स करी है। फ्यूल सेल्स रिबाउंडेड, अब तेल की प्राइसेस भी आपको पता है पिछले 2-3 महीने से कुछ ऐसी उठापटक चल रही थी। अब क्या हुआ है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि तेल की सेल्स भी, ऑयल की सेल्स भी अच्छी हुई हैं। एंड होलसेल ऑटो सेल्स अपेयर टू बी स्पीडिंग, और जो होलसेल में ऑटोमोबाइल्स की सेल हो रही है वो भी बहुत ज्यादा तेज हुई है, अल्बेट ऑन अ लो बेसिस फॉर सम सेगमेंट्स। हालांकि कुछ सेगमेंट्स के लिए बहुत कम स्तर पर हो रही है, बट हो रही है सेल, ओके। बिसाइड्स अदर कंप्लायंस एंड कंजम्पशन लेड टेलविंड्स, और किसके इसमें और क्या चीजें जुड़ रही हैं, और जो कंप्लायंस और कंजम्पशन वाली जो सपोर्ट करने वाली जो हवाएं हैं, कुड लिफ्ट रेवेन्यूज इन द कमिंग मंथ्स, मतलब कि अगले कुछ महीनों में रेवेन्यूज को और ज्यादा बढ़ा देंगी। टिल जुलाई व्हेन द जीएसटी रिजिम कंप्लीट 6 years, अब जुलाई तक जब जीएसटी का जो ये हमने जीएसटी लगाया था, जीएसटी के कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसको 6 साल पूरे हो जाएंगे। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट is undertaking a special 2-month drive to tackle evasion and fake registrations. और इसी दौरान में क्योंकि इसके 6 साल हो जाएंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल ड्राइव, यानी कि एक स्पेशल मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 2 मंथ्स के लिए चलेगी। स्पेशल 2 मंथ्स ड्राइव चलेगी, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इवेजन, यानी कि टैक्स की चोरी जो लोग करते हैं उनको जांचना, उनकी धरपकड़ करना, एंड फेक रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन्होंने नकली कंपनियां रजिस्टर करवा चुके हैं उनको पकड़ना, धरपकड़ उनकी करना, ठीक है। अ न्यू रिटर्न स्क्रूटनी सिस्टम हैज किक्ड इन टू प्रायोरिटाइज केसेस विद हायर रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस। अब एक ये जो नया रिटर्न स्क्रूटनी, रिटर्न क्या होता है? आईटीआर हम भरते हैं, ठीक है, तो आईटीआर की बात की जा रही है यहाँ पे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये जो नया इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करने वाला सिस्टम है, स्क्रूटनी मतलब जांच करना, जांच करने का जो सिस्टम है, हैज किक्ड इन टू प्रायोरिटाइज केसेस विद हाई रेवेन्यू। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम शुरुआत करेंगे और मुख्य प्राथमिकता रहेंगे वो केसेस जिसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू के इम्प्लीकेशंस, यानी कि आपने रेवेन्यू हुआ कुछ है लेकिन आपने बताया कुछ और है, ठीक है, वो क्या हो गया? आपने इम्प्लीकेट कर दिया। तो उस तरीके की टैक्स चोरी जहां पे की जा रही है उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उन केसेस के ऊपर पहले जांच होगी। फ्रॉम ऑगस्ट e-invoicing will be mandatory for firms with an annual turnover of rupees 5 crore। बोल रहे अगस्त महीने से ई इनवॉइसिंग यानी कि ऑनलाइन इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी, जरूरी हो जाएगी
उन फर्म्स के लिए जिनका एनुअल सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। स्निपिंग पॉसिबल लूज एंड्स इन दी टैक्स टेल। तो इससे क्या होगा, जो भी बचे कुचे लूज एंड्स हैं इस टैक्स ट्रेल में, ठीक है, यानी कि पूरा स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस है रिकॉर्ड्स का टैक्स का, उसमें जो भी थोड़े बहुत लूज एंड्स बचे हैं उनको क्या करेगा, ये उनकी छटनी कर देगा। दैट सम होल्डर्स ऑफ द विड्रॉन ₹2,000 currency notes are looking to spend part of their stash by September 30। बोल रहे हैं अब कुछ जो वो लोग जिन्होंने 2000 के नोट्स जमा करके रखे होंगे ना, कि अभी बोला है कि 2000 के नोट बंद हो गए, तो अब निकल रहे हैं फिर से घरों के गद्दों के नीचे से, अलमारियों के सीक्रेट दरवाजों में से, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो कुछ लोग हैं जिन्होंने 2000 की करेंसी के नोट्स रखे हैं, अब उनकी भी एक चीज बढ़ जाएगी कि वो भी चाहते हैं कि 30 सितंबर से पहले पहले अपने ये नोट्स खत्म कर लें, उनके पास जो भी नोट्स की जमाखोरी है उसको खत्म कर लें। मे प्रोवाइड सम फिलिप टू, तो ये भी कुछ प्रोत्साहन प्रोवाइड कर सकता है जो अपने जीएसटी के आंकड़े हैं ना उनके ऊपर। इफ अराउंड ₹1.55 lakh crore is likely to be the new normal for monthly GST revenues। बोल रहे हैं कि अब जब पहले हो सकता है कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू होता हो या 90,000 करोड़ का रेवेन्यू होता हो, लेकिन अब जब 1.55 लाख करोड़ जो है एक आम सी बात होगी, एक नॉर्मल जीएसटी रेवेन्यू बन गया है, द गवर्नमेंट मस्ट सीज दिस विंडो। तो गवर्नमेंट को इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए टू एक्सपीडिट द रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी लेवल एनोमलीज दैट स्टिल हॉन्ट द टैक्स। बोल रहे हैं कि उनको इस बात का विंडो का फायदा उठाना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी जो ये पॉलिसी लेवल एनोमलीज हैं इनको रिजॉल्व कर सकें, एंड दैट स्टिल हॉन्ट। और ये जो एनोमलीज हैं यानी कि ये जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, ये अभी भी हमारे टैक्स सिस्टम में एक बड़ा ही चिंता का विषय बना हुआ है। इवन इफ द पॉलिटिकल बैंडविड्थ इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अगर पॉलिटिकल बैंडविड्थ भी बाधित होती है, ठीक है, उसमें भी लिमिटेशंस आते हैं, क्योंकि हमें पता है आगे लोकसभा इलेक्शन होने हैं ना, अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। द जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट डिटर ऑन व्हाट इज डूएबल इन द शॉर्ट रन। तो जीएसटी काउंसिल जो है उसको फिर भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि हम शॉर्ट रन के लिए, जैसे अभी आगे लोकसभा इलेक्शन है तो अभी उसमें टाइम है 6 महीने 8 महीने, तो उस ड्यूरेशन के बीच में हम कुछ कर सकते हैं, तो उससे हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। सच एज सेटिंग अप ट्रिब्यूनल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ने बोला कि हम न्यायाधिकरण सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, उसकी स्थापना कर सकते हैं। क्लैरिफाइंग गेमिंग एंड कैसीनो लिवाइस, और जो भी इनके ऊपर टैक्स ड्यूटीज लगाई जाती हैं गेम्स के ऊपर या कैसीनोज के ऊपर, उनको क्लैरिफाई किया जाए। एंड ड्रॉइंग अप द ब्लूप्रिंट फॉर फिक्सिंग एन अनविल्डी रेट स्ट्रक्चर, और जो भी ये बड़ा उबड़ खाबड़ सा ये अनइवन सा रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम क्या करें, इसके लिए एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करें, ठीक है, जो भी इसमें अनइवननेस है, अलग अलग जो भी जीएसटी के अंदर में आते हैं, सब में किसी में बहुत ज्यादा किसी में बहुत कम जीएसटी की रेंज है, राइट। तो उस चीज को अनइवन करने से रोकने के लिए कोई नया मसौदा तैयार किया जाए। ये सब काम उनको कर लेने चाहिए, उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो ये था हमारा सारा का सारा पैसेज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, based on the passage, which statement correctly reflects the trend of gross goods and service tax revenue? जीएसटी के कौन से अभी लेटेस्ट ट्रेंड की तरफ इशारा करता है? तो लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि स्लो डाउन होने के बावजूद, मतलब हम 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की ही रेवेन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और पिछले 15 महीनों में 1.4 लाख से ऊपर की रेवेन्यू कर रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। GST revenues have been under 1.4 lakh crore
मार्क फॉर द पास्ट 15 मंथ्स, लेकिन हमने पढ़ा है कि पास्ट 15 मंथ्स के लिए 1.4 लाख से ऊपर है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। April's revenues were the lowest in the first 3 months of the financial year। बोल रहे हैं कि अप्रैल महीने के जो रेवेन्यू है वो सबसे कम हुए हैं फर्स्ट 3 मंथ्स जो है फाइनेंशियल ईयर के उसके। तो हमने देखा कि अप्रैल के रेवेन्यूज तो बहुत ज्यादा थे, मई महीने के जो रेवेन्यूज हैं वो बहुत कम है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। Revenues have declined due to retail inflation cooling to 4.7% in April। बोल रहे हैं कि revenues कम हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है 4.7% तक अप्रैल मंथ में, इस वजह से रेवेन्यूज कम हुए हैं। जबकि हमने देखा कि रेवेन्यू फिर भी 1.5 लाख करोड़ पर 57 लाख करोड़ पर पहुंचे हुए हैं। तो डिस्पाइट की रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है उसकी वजह से, उसके बावजूद भी, तो ये तो गलत हो गया है ना। Despite a slowdown in April, the average monthly revenues between October 2022 and May 2023 have been consistently high, even exceeding 1.5 lakh crore on several occasions। बोल रहे हैं कि हालांकि अप्रैल में स्लो डाउन भी आया था, फिर भी जो एवरेज रेवेन्यू है अक्टूबर 2022 से लेके मई 2023 तक वो कंसिस्टेंटली हाई रहा, और कई दफा कई महीनों में बीच में सिक्स टाइम है जब 57 लाख करोड़ से ऊपर गया है, तो यानी कि कई बार ये 1.5 लाख करोड़ से ऊपर भी गया है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to the passage, all of the following are true about the GST revenue growth except that। पूरे पैसेज के अनुसार इनमें से निम्नलिखित सारी बातें सही हैं जीएसटी रेवेन्यू के रिलेटेड, एक्सेप्ट दैट the gross goods and services tax revenues grew 11.5% to cross 1.56 lakh crore in May। कि जो इसका जीएसटी का रेवेन्यू है वो 11.5% तक बढ़ चुका है और मई में 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि सही है। April's revenues were bumped up by financial year end compliances। बोल रहे अप्रैल महीने के रेवेन्यूज इसलिए ज्यादा बढ़े थे क्योंकि मार्च में जो है वो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है, ठीक है, क्लोजिंग करके सब लोग अपने जो भी बकाया है वो जमा करा देते हैं, राइट, तो उस वजह से अप्रैल महीने का रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई आया। द एवरेज मंथली रेवेन्यूज between October 2022 and May 2023 are over 1.53 लाख करोड़, जो कि सही है। अगर हम इसमें अप्रैल का भी मिला देते हैं तो 1.57 लाख करोड़ हो जाता है, राइट, तो 1.53 लाख करोड़ से तो ऊपर ही है, तो ये सही है। The GST revenues have been under 1.4 lakh crore mark for 15 सक्सेसिव मंथ्स, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने देखा ओवर 1.4 लाख करोड़ मार्क पे रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया स्टेटमेंट। According to the passage, what are the key actions that the Revenue Department is undertaking to ensure compliance with GST and enhanced revenues? बोल रहे हैं कि कौन से मुख्य एक्शन लिए जा रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ये मेक श्योर करने के लिए कि लोग कानूनों का पालन करते हुए टैक्स जमा कराएं, है ना, और रेवेन्यू बढ़ता जाए। तो सबसे पहला देखते हैं, रिक्वायरिंग ऑल फर्म्स टू इम्प्लीमेंट ई इनवॉइसिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर। जबकि हमने पढ़ा है कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का एनुअल टर्नओवर है केवल उनको ई इनवॉइसिंग लगाना अनिवार्य है, तो ये तो इररिस्पेक्टिव जब बात आ गई तो ये गलत हो गया, राइट। Implementing a new return scrutiny system to prioritize cases with higher revenue implications and launching a special drive against evasion and fake registration, जो कि बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा कि वो नया स्क्रूटनी, नया जांच का सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता उनको दी जाएगी जहां पे ज्यादा टैक्स जमा कराया गया है, ज्यादा रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस हैं वहां पे। और दूसरा ये कि जो उन्होंने 1-2 महीने के लिए स्पेशल ड्राइव लॉन्च करने की बात कही जिसमें कि वो इवेजन यानी कि टैक्स चोरी के अगेंस्ट में और जो कंपनीज ने फेक रजिस्टर कराया उनके अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे, तो बिल्कुल सही है। सेटिंग अप ट्रिब्यूनल्स
clarifying gaming and casino levies and fixing an unwieldy rate structure। ये तो उन्हें कहा गया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में ये चीजें भी करनी पड़े तो आप हिचकिचाओ मत, मतलब ये अभी की नहीं है बट सुझाव दिया गया है करने का, तो ये तो गलत है। encouraging holders of withdrawn 2000 currency notes to spend their money by September 30। तो बोल रहे हैं कि ये प्रोत्साहित करते हैं लोगों को जिनके पास 2000 रुपए की करेंसी नोट्स है उनको कि आप सितंबर तक अपना पैसा खर्च कर लो। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने उनको बोला है कि आप जमा करा सकते हैं, राइट, बट ये कहा गया है कि वो लोग चाहेंगे कि वो खुद से खर्च कर ले तब तक, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, which of the following statements is true regarding the actions planned by Revenue Department to improve GST revenue growth? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, जिसके अनुसार जो एक प्लान्ड एक्शन लिया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ताकि जीएसटी ग्रोथ जो है इम्प्रूव की जाए, जीएसटी रेवेन्यू इम्प्रूव किया जाए। तो इसके लिए देखो हमने पहले ही पढ़ा कि 2 ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, है ना, कि एक तो 2 महीने की एक ड्राइव चलाई जा रही है जिससे फेक जो टैक्स इवेजन लोग कर रहे हैं उसको धरपकड़ की जाए, और फिर फेक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कंपनीज का वो पकड़ में आए, ठीक है। दूसरा ये कर रहे हैं कि जो एक स्क्रूटनी सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि जिन लोगों ने जो ज्यादा बड़ी रकम वाले केसेस हैं, ज्यादा हाई रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस वाले केसेस हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। तो ये दो एक्शन लिए हैं, चलिए देखते हैं। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू मेक ई-इनवॉइसिंग मैंडेटरी फॉर फर्म्स विद एनुअल टर्नओवर अराउंड अंडर 5 करोड़। तो अंडर 5 करोड़ नहीं, ओवर 5 करोड़, ठीक है, ये गलत हो गया। The revenue department will not implement a new return scrutiny, ये भी गलत है, उन्होंने बोला कि वो implement करेंगे, तो not से ये गलत हो जाता है। The revenue department is undertaking a special 2-month drive to tackle evasion and fake registration, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। The revenue department is planning to ignore cases with higher revenue implications, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली प्राथमिकता ही उन केसेस को दी जाएगी जिनमें हायर रेवेन्यू implications है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? अब देखो भाई, टोन ऑफ द पैसेज हम सबको पता है बड़ी ही ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि उन्होंने खुशी जाहिर करी कि अच्छा हमने इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करा, इसके बावजूद भी कि बीच में जो इन्फ्लेशन प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं, बट स्टिल हमने अच्छा रेवेन्यू जनरेट करा। उसके बाद में उन्होंने इस चीज की भी प्रशंसा करी कि उन्होंने सरकार को भी ये कहा कि जो अगर हम इस वक्त अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमें इस विंडो का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, और आगे जो भी हमारे कंप्लायंस वगैरह बचते हैं उनको पूरा कर लेना चाहिए, राइट। तो ये उन्होंने कहा। सो ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The downfall of Indian economy। यहाँ पे हमने इंडियन इकोनॉमी की चर्चा नहीं करी है, ठीक है। The negative impacts of GST और इंडियन इकोनॉमी, ये भी गलत है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स की चर्चा भी नहीं करी है। The importance of tax evasion कि टैक्स इवेजन से हमें किसकी जरूरत है जो उसको खत्म करने की, टैक्स की चोरी को खत्म करने की। तो हमने हमारा मेन पैसेज उसके बारे में नहीं था, हमारा मेन पैसेज था जीएसटी से हमारे रेवेन्यू के बारे में, राइट। द ग्रोथ एंड फ्यूचर पर्सपेक्ट्स ऑफ जीएसटी रेवेन्यूज इन इंडिया, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है स्पर्ट का। स्पर्ट मतलब एकदम से उछाल, तेजी से बढ़ोतरी, ठीक है। अब रिडक्शन मतलब कमी, सर्ज मतलब एकदम से इजाफा, ट्रिकल मीन्स एक जैसे आप टैप खोलते हैं कोई भी, है ना, उसमें से एक बड़ी बारीक सी पतली सी पानी की धार आती है लगातार वाली, उसको बोला जाता है ट्रिकल, ठीक है। रिट्रीट मतलब वापस हो जाना, पीछे हट जाना, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्ट से मिलता जुलता एक ही वर्ड है जो कि है बी, सर्ज। इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, ठीक है, यानी कि नियमों का पालन नहीं करना। नियम कहते हैं टैक्स भरो, नियमों का पालन नहीं किया मतलब टैक्स की चोरी कर ली, ठीक है। डिसेप्शन का मतलब होता है कोई भी धोखा करना, धोखा देना किसी को, ठीक है।
कंप्लायंस मतलब नियम का पालन करना, ओबे करना। डॉज, डॉज मतलब कि किसी चीज से बचना, ठीक है, तो हम टैक्स जमा कराने से बच रहे हैं, राइट। ट्रिकरी, ट्रिकरी मतलब फरेबी करना, ठगी करना, राइट। तो यहाँ पे इवेजन का एंटोनिम केवल, बाकी सब तो सिनोनिम बन रहे हैं, केवल बी कंप्लायंस इसका एंटोनिम बन रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। पोइग्नेंट, पोइग्नेंट मतलब होता है इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, ठीक है। अनअफेक्टिंग मतलब कि आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका, ठीक है, आपको कुछ भी असर नहीं हो रहा, हो गया अनअफेक्टिंग। पंजेंट, पंजेंट मतलब बड़ी ही तीखी सी फ्रेग्रेंस, स्मेल, ठीक है, बोलते ना द केमिकल वाज आई वाज like I was having a the chemical was having a pungent smell, बोलते हैं ना द केमिकल वॉज हैविंग अ पंजेंट स्मेल, ठीक है, तो वो होता है पंजेंट मतलब बड़ी तीखी सी खराब सी स्मेल, ओके। इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल मतलब प्रभाव पड़ना, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो भी वो घटना है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल चुकी है, यानी कि वो आपके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण रही। सो ऑप्शन ए पोइग्नेंट इज करेक्ट। हार्ट एंड सोल, अब आप सेंटेंस देखो, आई हैव पुट माई हार्ट एंड सोल इनटू दिस प्रोजेक्ट, यानी कि मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए इस प्रोजेक्ट को करने में, ठीक है, विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का यहाँ पे लेना देना नहीं है, हार्ट एंड सोल अगर आपने लगाया, अपने आत्मा मन तन सब कुछ लगा दिया, मतलब आपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए। फ्रंट टू फ्रंट, ये भी बिल्कुल गलत है। विथ ऑल दी एफर्ट यू कैन पुट, यानी कि जो जितने भी आप एफर्ट लगा सकते थे उतने आपने सारे लगा दिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज क्वाइटली ड्रॉप्ड द डैश ऑफ रिलीजिंग प्रिलिमिनरी मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड एस्टिमेट्स। अब क्या है हो रहा है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ ड्रॉप कर दिया, यानी कि वो कुछ कर रहे थे वो उन्हें हटा दिया। क्या कर रहे थे वो, रिलीजिंग प्रिलिमिनरी मंथली मर्चेंडाइज, वो पहले क्या करते, शुरुआती मर्चेंडाइज ट्रेड एस्टिमेट्स रिलीज कर देते, ठीक है, एट द बिगनिंग, हर मंथ की स्टार्टिंग में करते हैं, एंड अपडेटिंग देम 2 weeks लेटर विथ क्विक एस्टिमेट्स, और फिर बाद में 2 हफ्ते बाद उनको क्विक एस्टिमेट्स के द्वारा अपडेट कर देते, यानी कि आपने शुरुआती रुझान बता दिया, उसके बाद आपने थोड़ा कैलकुलेशन करके बताया कि इसने इतनी सीट जीती, इतनी सीट्स जीती, और फिर एंड में आपने पूरा आंकलन करके कि कहाँ से कितनी सीट्स आई वो कैलकुलेशन बता दिया। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मर्चेंडाइज ट्रेड एस्टिमेट्स जो है वो शुरुआती बता दिए गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा ओवरऑल कैलकुलेशन करके बता दिए गए, फिर उसके बाद बारीकी से बताए गए, ठीक है। The foreign trade numbers for October 2022 and beyond will be released by middle of the next month, क्योंकि ये आगे रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, बी आ रहा है तो would be, will be, ठीक है, will be आएगा बिकॉज जो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन डिफाइन किया जा रहा है, राइट, मतलब फ्यूचर की घटना है कि आगे रिलीज किए जाएंगे, एंड मिडिल ऑफ द नेक्स्ट मंथ एज वॉज द प्रैक्टिस टिल 2 years ago, जैसा कि 2 साल पहले तक किया जाता था, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द गवर्नमेंट हैज क्वाइटली ड्रॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग प्रिलिमिनरी मंथली मर्चेंडाइज ट्रेड एस्टिमेट्स, यानी कि जो वो काम कर रहे थे अभी कि वो मंथली मर्चेंडाइज एस्टिमेट्स रिलीज कर रहे थे, उसकी जो प्रैक्टिस यानी कि अभी जो वो चला रहे थे, कंटिन्यूस कर रहे थे, वो उन्हें ड्रॉप कर दिया, हैबिट जो थी उनकी, ठीक है। परहैप्स the idea of issuing early estimates for export and import shipments in late 2020, बोल रहे हैं कि जो पहले आइडिया था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शिपमेंट्स के लिए हम एस्टिमेट्स पहले ही जल्दी ही बता देंगे, 2020 तक ये आइडिया था, डैश ड्रिवन बाय द नीड टू हैव सम मोर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, बोल रहे वो किस वजह से था, वो इस वजह से प्रेरित था
कि हमें कुछ और ज्यादा इंडिकेटर्स चाहिए, सूचक चाहिए, ठीक है, जिससे हम पता लगा सकें फॉर असेसिंग द डायरेक्शन कि हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, एज इट फाउंड इट्स फीट अगेन आफ्टर द डैश फ्रॉम कोविड-19 लॉकडाउन्स, ठीक है। जैसा कि तो यहाँ पे देखो लेट 2020 पास की घटना की बात हो रही है, तो वॉज ड्रिवन कि ये जो आइडिया था पहले कि हम पहले ही बता देंगे, एस्टिमेट्स दे देंगे, तो वो कहाँ से आया, वो इसलिए आया क्योंकि हमें ज्यादा इंडिकेटर्स चाहिए थे हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन पता करने के लिए, तो वॉज ड्रिवन बाय, ठीक है। एंड आफ्टर द डैश फ्रॉम कोविड-19 लॉकडाउन्स, तो ये किसकी वजह से हुआ, आफ्टर द डैश फ्रॉम कोविड-19 लॉकडाउन्स। यहाँ पे नाउन आएगा, द है साथ में नाउन आएगा। while one cannot really say the pandemic is over yet, अभी हम पूरी तरीके से हमने देखा ना, WHO ने भी बोला कि अभी तक हमें ये चीज को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए, निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि पेंडेमिक खत्म हो गया, बिकॉज ये एक सीजनल इन्फ्लुएंजा के तौर पे फैल रहा है, राइट। इट इज अ सेंसिबल डिसीजन टू नाउ रिवर्ट टू द ओल्डर सिस्टम when quick estimates were released on 15th day of each subsequent month। तो बोल रहे कि बड़ा ही समझदारी व भरा डिसीजन है कि हम जो पुराना तरीका था जिसमें जो क्विक एस्टिमेट्स हैं, अभी क्या किए जा रहे हैं, मंथ की स्टार्टिंग में बता दिए जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या बताया जाते थे, मंथ के 15वें दिन, ठीक है, हर एक मंथ के 15वें दिन पे बताए जाते थे क्विक एस्टिमेट्स, और अर्लियर और या तो फिर उससे एक दो दिन पहले बता दिए जाते थे अगर तो वो दिन फॉल कर रहा है वीकेंड पे, यानी कि अगर 15th डे पे सैटरडे या संडे है तो हम फ्राइडे को या फिर थर्सडे को भी बता सकते हैं, यानी कि 14th डे 13th डे पे भी बता सकते हैं, लेकिन यूजुअली किस पे बताते थे, 15th डे पे बताते थे। The early estimates have dash conflicting signals about the economy in recent months। अब बोल रहे हैं कि जो ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं इनका कैसा प्रभाव रहेगा, कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स ये देते हैं, ठीक है, अबाउट द इकोनॉमी इन रिसेंट, हमारे अभी हाल फिलहाल के महीनों में जो हमारी इकोनॉमी है उसके बारे में बड़े ही कंफ्लिक्टिंग, यानी कि एक से दूसरे का विचार मेल नहीं खाता, कंफ्लिक्ट है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत सिग्नल्स देते हैं। Thanks to sharp variation between the preliminary and quick estimates in the volume of trade and even the direction of export growth। अब बोलते हैं कि शुक्र है इस बात का कि जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स हैं उसमें और जो क्विक एस्टिमेट्स हैं उनमें बहुत फर्क होता है, ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ, कैसे उनकी वॉल्यूम में या कि कितने चीजों को, आंकड़ों को एस्टिमेट किया जा रहा है, यानी कि क्विक एस्टिमेट से उसमें ज्यादा बारीकी से नहीं, प्रिलिमिनरी में बिल्कुल बारीकी से नहीं जाया जा रहा, क्विक में थोड़ा बहुत चीजें इंक्लूड की करके देखी जा रही हैं, ठीक है, तो इन दोनों में वेरिएशन बहुत है, डिफरेंस बहुत है, ठीक है, ट्रेड की वॉल्यूम का भी एंड इवन द डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ चल रही है, उसमें भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो था सारा का सारा पैसेज। अब फर्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज क्वाइटली ड्रॉप द डैश ऑफ रिलीजिंग। अब हमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी थी इसकी कि वहां पे प्रैक्टिस वर्ड यूज किया जा रहा था कि प्रैक्टिस, हमें वो चीज वही प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो पीस, पीस मतलब शांति, राइट। इसके बाद में आता है मेलेफिसेंस, मेलेफिसेंस मतलब होता है मिसकंडक्ट। इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, और प्रैक्टिस मतलब होता है कोई हैबिट, कोई सिस्टम, कोई कस्टम, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था कि ये प्रैक्टिस जो है उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने जो ये प्रैक्टिस है कि वो मंथ की शुरुआत में ही एस्टिमेट्स दे देंगे, वो ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, ठीक है। ऑप्शन डी प्रैक्टिस इज करेक्ट। द फॉरेन ट्रेड नंबर्स for October 2022 and beyond will be released by the middle, would be released, will be released, should be या could be, ठीक है। अब should मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी तरीके का दबाव डाला जा रहा है, could मतलब किया जा सकता है, ठीक है, will मतलब
किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे विल यूज किया जाएगा। और वुड और कुड तो मतलब कंडीशनल की टर्म्स है, कंडीशनल वर्ब्स है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी नहीं है चाहिए हमें यहाँ पे, हमें पता है कि वो किया जाएगा आगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Perhaps the idea of issuing early estimates for export and import shipments in late 2020 dash driven by, अब यहाँ पे आइडिया सिंगुलर आइडिया है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की शिपमेंट लेट 2020 में जो की जाती थी उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक बात तो ये होगी कि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि पास्ट की बात है, तो सिंगुलर, इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, आर और वर प्लूरल है, इज प्रेजेंट का है, वॉज पास्ट का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वॉज ड्रिवन बाय, राइट, वॉज ड्रिवन बाय द नीड फॉर for some more high frequency indicators for assessing the direction of the economy as it found its feet again after the dash from COVID-19 lockdowns। अब COVID-19 लॉकडाउन से हम क्या करें, जूझे हैं एक तरीके से, है ना। हार्टनिंग, हार्टनिंग मतलब encouraging, बैटरिंग, बैटरिंग मतलब डैमेज कॉज्ड बाय एन एक्शन और इवेंट, यानी कि कोविड-19 की वजह से जो हमें नुकसान हुआ हम उससे जूझकर अपने पैरों पर दोबारा खड़े हुए हैं, ठीक है। अपालिंग, अपालिंग मतलब होता है बड़ा ही डरा देने वाला, बड़ा ही खतरनाक, भयानक, ठीक है। एंड पैराडिम, पैराडिम मतलब होता है मॉडल, आदर्श। सो यहाँ पे हम किसके बाद में, कोविड-19 से जूझने के बाद में, उससे नुकसान से जूझने के बाद में खड़े हुए हैं, तो ऑप्शन बी बैटरिंग इज करेक्ट। द अर्ली एस्टिमेट्स हैव डैश कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स। एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रिशिएटेड मतलब होता है कि आपके काम को सराहा जाए, काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, सराहा जाए, ठीक है। डाइल्यूट मतलब कम कर देना, एमिटेड मतलब होता है रिलीज करना, ठीक है। तो द अर्ली एस्टिमेट्स हैव रिलीज्ड कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, ठीक है। तो एमिटेड, ऑप्शन सी एमिटेड इज करेक्ट। Any success in curbing illegal mining in the Aravallis would require consolidated efforts at all levels and at all times। बोल रहे हैं कोई भी हमें अगर सक्सेस चाहिए कि हम इलीगल माइनिंग को रोक सकें, अरावली की पहाड़ियों में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोक सकें, उसके लिए हमें एकजुट होकर, ठीक है, व्यापक तौर पे प्रयास करने पड़ेंगे हर एक स्तर पर और सभी टाइम। ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के आप गए वहां पे आंदोलन वांदोलन कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन आके घर पे आराम से लेट गए और फिर उसके बाद आप दोबारा गए नहीं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, आपको लगातार करना पड़ेगा, ठीक है। द ड्राइव लॉन्च्ड बाय द हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन नूह टू सील ऑल पाथवेज ऑफ फॉरेस्ट ट्रेल्स। बोल रहे हैं कि जो ये अभियान शुरू किया गया हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, कहाँ पे, नूह में, जिसके दौरान क्या किया गया, जो भी रास्ते हैं, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट के जंगल के द्वारा रास्ते हैं, उनको सील कर दिया गया ताकि हम क्या कर सके, कोई भी प्लाइंग ऑफ माइनिंग व्हीकल्स, यानी कि जो माइनिंग व्हीकल्स को जाने का रास्ता हो उनको रोका जा सके, ठीक है। यानी कि माइनिंग व्हीकल्स वहां पे पहुंचेंगे ही नहीं तो माइनिंग कैसे होंगे, और ये बड़ा ही एक इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही स्टेप है, ठीक है। इट वुड बी प्रूडेंट टू टर्म इट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही, ये बुद्धिमानी होगी ये कहना कि ये एक शुरुआत है बड़े लंबे चलने वाले एक प्रोसेस की, ये बस एक शुरुआत भर है। The scale and sustainability of the crackdown will depend on the political will। अब ये जो शुरुआत करी है, ठीक है, इसकी स्केल की कितने बड़े पैमाने पे होती है और कितने टाइम चलती है, इसका पूरा का पूरा दारोमदार अब पॉलिटिकल विल पे आ गया। यानी कि अगर पॉलिटिकल लोग चाहेंगे, मंत्री उपमंत्री चाहेंगे तो ये सक्सेसफुल हो सकता है प्रोग्राम। अगर वो नहीं चाहेंगे
और वो इससे दरकिनार कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कई जगह ऐसा देखा गया है कि मंत्री और माफिया मिले हुए होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हर कोई मिले होते हैं, बट कई दफा ऐसा होता है कि वो मिले हुए होते हैं। तो अगर वो अपना पॉलिटिकल मतलब अपना पर्सनल एजेंडा छोड़ दें, ठीक है, प्रॉफिट लॉस छोड़ दें, तो इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है और जो स्केल है, तो अब जो ये शुरुआत की गई है कि ये कितना लंबा समय चलेगी, कितना सस्टेन कर पाएगी, क्या इसका पैमाना होगा, कितने व्यापक तौर पे काम कर पाएगी, ये अब सारा का सारा जो खेल है वो पॉलिटिकल विल का, यानी कि अगर मिनिस्टर्स चाहेंगे तो ये अच्छा काम कर जाएगी, नहीं चाहेंगे तो ये भी हजारों स्कीम जो ठंडे बस्ते में चलेगी उसकी तरह हो जाएगी। इफ द सिग्नल टू द ऑफिशियल मशीनरी इज टू पुट एन एंड टू इलीगल माइनिंग एंड क्रशिंग, बोल रहे हैं कि अगर तो उनका जो सिग्नल है ऑफिशियल मशीनरी का, वो सचमुच में इलीगल माइनिंग को रोकना, उसको खत्म करना है, द टास्क बिकम्स अ टैड इजियर टू अकम्प्लिश। तो क्या होता है कि ये जो रास्ता है, ये जो कार्य है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा पाने के लिए, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट मिल जाएगा पॉलिटिकल पावर का तो आपके लिए भी काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वही आपको कंप्रेस करने लगेंगे तो आपके लिए काम कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखो यहाँ पे एक मुहिम लॉन्च की गई है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो उस मुहिम के बारे में जिक्र हुआ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, द ड्राइव लॉन्च्ड बाय हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन नूह टू सील ऑल पाथवेज और फॉरेस्ट ट्रेल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, राइट। इसके बाद में आता है हमारा स्टेटमेंट, इट वुड बी प्रूडेंट। ये बहुत ही समझदारी सूझबूझ होगी अगर हम इसको नाम दे दें किसका, बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस की। हम अभी ये बहुत ही समझदारी होगी कि हम एकदम से इसको खुशी ना मना लें, ठीक है। हाँ, समझदारी इस चीज में होगी कि हमें पता है ये बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है, अभी तो सिर्फ शुरुआत भर है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 आर इज करेक्ट। इसके बाद में आएगा पी, एनी सक्सेस in curbing illegal mining in Aravali would require consolidated efforts at all levels and at all times। यानी कि कोई भी हमें अगर वहां पे इलीगल माइनिंग को रोकने का प्रयास करना है वो तभी कारगर साबित होगा, तभी असल मायने में काम कर पाएगा अगर हमारे जो एफर्ट्स हैं वो एक साथ मिलजुल कर हो, दूसरी कानून के दायरे में हो, दूसरी चीज ऐसा नहीं कि आज हुए कल नहीं हुए, हर रोज हो और हर एक पद अधिकारी के सामने हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। और सबसे एंड में आएगा हमारा एस, कि कितने लंबे पैमाने पर ये चलेगा, काम करेगा, वो पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे अरेंजमेंट बन रहा है क्यू आर पी एस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्यू से केवल एक ही स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। He has triumphed in what has been described by his rival Kemal Kılıçdaroğlu as most unfair elections in years। बोल रहे हैं कि वो जीत गए, ठीक है। हालांकि जो उनके जो ओपोनेंट है जिनका नाम है केमाल किलिचदारोग्लू, उनके अनुसार कि ये जो इलेक्शंस हुए, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर इलेक्शंस हुए, यानी कि इतने ज्यादा खराब इलेक्शंस कभी भी नहीं हुए। Recep Tayyip Erdogan's increasingly authorization rule has entered its third decade with his victory in Turkey's runoff presidential election। बोल रहे हैं कि ये जो जीत हुई है एर्दोगान की, हमें पता है ना टर्की में इलेक्शंस हो रहे थे, एर्दोगान पिछले 20 सालों से राज कर रहे हैं, उनको अब हटाना चाहते हैं लोग वहां के, फिर भी वो जीत गए हैं। और बोल रहे हैं इनका जो अथॉरिटेरियन रूल है यानी कि तानाशाही शासन है इनका, वो तीसरी दशक में एंटर कर गया। मतलब इस जीत के साथ में अब ये 30 मतलब अब जो नेक्स्ट 10 ईयर्स होंगे, ठीक है, वो प्लस कर जाएंगे तीसरे डेकेड में। डेकेड यानी कि 10 ईयर्स का ग्रुप होता है,
20 ईयर्स तो ये राज कर चुके हैं, अब इस इलेक्शन के साथ में 30 ईयर्स के राज के लिए कदम रख चुके हैं विद हिज विक्ट्री इन टर्कीज रन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि अभी जो खत्म हुए इलेक्शंस टर्की में उनमें वो जीत गए और इसी के साथ में उन्होंने अपनी तीसरी पारी में कदम रख दिया। The US and its allies were hoping that the tide would turn in their favor। बोल रहे हैं कि यूएस और उनके जो सहयोगी यहाँ हैं वो तो इस उम्मीद में थे कि भाई अब कुछ हमारे फेवर में कुछ चीजें हो जाएंगी, बट नाउ they have no choice but to deal with Erdogan, who has proved to be tough nut to crack for the West। बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि इसके बाद में जो यूएस और उनके एलाइज थे वो उम्मीद करते कि हमारे फेवर में कुछ चीजें हों, तो एर्डोगान के जीतने के बाद में उनकी सारी उम्मीदें क्या हुई, टूट गई, क्योंकि अब उनके पास में कोई भी चॉइस नहीं बचा एर्डोगान से डील करने का, हु हैज प्रूव टू बी अ टफ नट, और जो कि एर्डोगान जो है एक टफ नट है क्रैक करने के लिए, यानी कि बड़े ही कह रहे हैं यूएस और उनके एलाइज जो हैं वो सोच रहे थे कि हमारे फेवर में कुछ नतीजा आएगा, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, बल्कि अब उनको एर्डोगान से ही निपटना पड़ेगा, उन्हीं से बातचीत करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक यूएस और उनके एलाइज के लिए एक टफ नट टू क्रैक, यानी कि एक बड़ा ही मुश्किल ऐसा पहलू रहे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। किलिदारोग्लू had promised to put Turkey in a more democratic path, जबकि किलिदारो जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो टर्की को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, एंड इम्प्रूव रिलेशंस विद वेस्ट, और वेस्ट के साथ में जो उनके रिश्ते हैं उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, ये उनका कहना था, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होगी, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यही होगी कि जब एर्डोगान जीत गए उनका अथॉरिटेरियन जो रूल है वो तीसरे दशक में शुरुआत कर गया, ठीक है, तीसरे दशक में एंटर कर गया, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ही हैज ट्रायम्फ्ड, वो जीते हैं किसमें, जिसको कि उनके राइवल जो है वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अनफेयर इलेक्शन हुए अभी तक के, उसमें वो जीते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा यूएस का एलाइज की बात, कि उनकी जीत के बाद जो उनने प्रॉमिस करा था कि टर्की को वो और ज्यादा इम्प्रूव डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, ठीक है, और वेस्ट के साथ में अपने रिश्ते इम्प्रूव करेंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि यूएस और उनके एलाइज को भी थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि ये जीत गए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं कि उनको एर्डोगन से ही बातचीत करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन 4 यानी कि QPSR ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैक्ड इंग्लिश लर्निंग सेंटर्स यानी कि खचाखच भरे हुए इंग्लिश लर्निंग सेंटर्स, फॉरेन यूनिवर्सिटी के सेमिनार्स, इंस्टीट्यूशंस विद डबियस क्रेडेंशियल्स, और फेक नाम के, फेक झूठ मूठ के जो डबियस यानी कि धोखाधड़ी वाले या झूठ मूठ के नाम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, एंड द रियलिटी दैट एस्केप्स नो वन, और हकीकत जो सबको पता है, दैट स्टूडेंट्स डेस्परेट फॉर एडमिशन बट विद लिटिल इंटेंशन ऑफ स्टडिंग, कि स्टूडेंट एडमिशन कराने के लिए तो बड़े उत्सुक है लेकिन उनकी पढ़ाई करने की कोई मंशा नहीं है। सिंस द स्टडी वीजा इंश्योर्स द इजीएस्ट वे थ्रू द इमिग्रेशन काउंटर, कह रहे हैं क्योंकि जो स्टडी वीजा है वो सबसे ज्यादा आपको जल्दी, सबसे ज्यादा सस्ते में जो है दूसरे देश के इमिग्रेशन को काउंटर करने में, यानी कि इमिग्रेशन से क्लियर होने में मदद करता है। द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इट प्रोवाइड्स इज एक्सपोनेंशियल, और इसकी वजह से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, यानी कि बाहर जाने की, विदेश जाने की जो डिमांड्स हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर है, मतलब इतनी डिमांड पहले कभी नहीं हुई, ठीक है। और जो लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं, इसमें एक अपना बिजनेस ढूंढते हैं, वो लोग सभी पॉसिबल वेज यूज कर रहे हैं कि इन डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। गुड बैड, साइन ऑफ होप और होपलेसनेस, बोल रहे चाहे अच्छा है चाहे बुरा है,
चाहे किसी के लिए उम्मीद की किरण है, चाहे किसी के लिए बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। मेकिंग जनरलाइजेशंस अबाउट द लार्ज स्केल एक्सोडस ऑफ पंजाबी यूथ अब्रॉड। बोल रहे हैं कि अगर हम जनरलाइज करें, जितनी बड़ी संख्या में पंजाबी युवा जो हैं वो बाहर जाके विदेश जाना चाह रहे हैं, एक्सोडस मतलब पलायन करना, ठीक है। तो पर्टिकुलरली टू कनाडा, खास तौर पे कनाडा के लिए सर्व्स लिटिल पर्पस, बिकॉज अगर हम कितना भी जनरलाइज करना चाहें, इससे हमारा पर्पस नहीं फुलफिल होता, सर्व नहीं होता। यानी कि ये अगर हम उसको जनरलाइज कर दें कि बड़ा अच्छा है पंजाबी युवा बाहर जा रहे हैं, या कोई बोले कि नहीं जी बड़ा बुरा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, युवा तो बाहर जा रहा है ना। इट कैंट बी कंट्रोल्ड, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड सेकेंड, नो वन एक्चुअली वॉन्ट्स टू। पहली चीज तो ये कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये, कोई कंट्रोल करना भी नहीं चाहता। इतनी भारी मात्रा में अगर हमारे देश के युवा बाहर कहीं जाएंगे, इसको ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है, यानी कि हमारे जो तेज दिमाग वाले लोग हैं वो तो बाहर जाके काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया में क्या रह जाएगा, है ना। तो जो लोग नहीं जा पाए वो ही रह जाएंगे बस। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे हम लोग अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, अपने देश में अच्छा माहौल जनरेट करें, जिससे कि लोगों को यहाँ पे रहने के लिए प्रेरणा मिले, राइट। अब देखो, एज गुड एंड बैड साइन ऑफ होप या होपलेसनेस, ये एक शुरुआत हो गई बताने की कि जो पंजाबी यूथ जो बाहर जा रहे हैं वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ये बड़ी गलत बात है, और कोई करना भी नहीं चाहता कंट्रोल। तो हम इसको कितना भी जनरलाइज कर दें कि अरे देखो हमारे तो इतने पंजाबी युवा बाहर जा रहे हैं, या फिर कोई इसको गलत वे में बोले कि अरे यार हमारा तो आधा पंजाब उधर चला गया, है ना, यहाँ पे बचा ही कुछ नहीं। तो कितना भी जनरलाइज कर दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट आता है कि जो डिमांड है वो अभी तक के उच्चतम स्तर पर है, ठीक है। और डिमांड उच्चतम स्तर पर है, जिससे क्या हो रहा है, ऐसे बिजनेसमैन लोग सामने आ रहे हैं जो इस डिमांड को केटर करने के लिए भरपूर उसका उपयोग करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड आता है, क्योंकि स्टडी वीजा जो है वो इजीएस्ट वे है इमिग्रेशन को डील करने का। और फोर्थ आता है, इसीलिए लर्निंग सेंटर्स जो है वो खचाखच भरे पड़े हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है एडमिशन कराने के लिए डेस्परेट है, पर वो पढ़ने की मंशा से नहीं जा रहे, वहां पे सेटल होना चाहते हैं, राइट। स्टडी वीजा लगवा दो, कनाडा जाके सेटल होना है हमने, है ना, फिर आगे से आगे वहीं जॉब कर लेंगे, फिर आगे से आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, राइट। तो ये उनका प्लानिंग होती है। तो अरेंजमेंट हमारा बन रहा है SRQP। और देखो S से हमारे तीन ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो B को एलिमिनेट कर दो। SRPQ, SRQP, SPRQ, SRQP ऑप्शन C is correct. One of the clauses of Punjab government's ambitious smart school policy was making English compulsory as the medium of instruction. ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया कि पंजाब गवर्नमेंट की एक एम्बिशियस स्मार्ट स्कूल पॉलिसी थी, जिसमें एक क्लॉज ये था कि इंग्लिश को कंपल्सरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, ठीक है। द स्टेप वॉज इंटेंडेड टू मेक स्कूल एजुकेशन मोर इक्विटेबल। ये क्यों उठाया गया था कदम, कि जो हमारी एजुकेशन है उसको और ज्यादा गरीब लोगों के लिए इक्विटेबल बनाया जाए, यानी कि बराबरी का अधिकार उनको दिलाया जाए, बराबर किया जाए। किसके? बाय ब्रिजिंग द यॉर्निंग सोशियो इकोनॉमिक गैप, जो सामाजिक और इकोनॉमिक गैप बना है, बड़े बड़े स्कूल्स जो है, महंगे स्कूल जो मशरूमिंग बाय created by the mushrooming and much sought after swanky English medium schools। यानी कि अब आप देखो, आप अगर सपोज करो आपके आस पड़ोस में कोई है जो अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, वो क्या देखते हैं, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई नहीं कराना चाहता, राइट। इंग्लिश मीडियम स्कूल में, शहर का महंगे से महंगा सबसे बड़ा स्कूल जो है उसमें एडमिशन कराना है। तो और मशरूमिंग इसलिए कहा गया, मशरूमिंग का मतलब होता है जो मशरूम्स होते हैं ना वो फैलते हैं, उनको उनका बीज जो है वो फैलता है, और वो उनका जो उगने का होता है तरीका वो फैलाव वाला होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये जो
बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इनका जो बड़ा सॉट आफ्टर मतलब सबसे ज्यादा इनको पूछा जाता है, इनकी डिमांड्स है वो, और जिस तरीके से फैल रहे हैं, फैलाव इनका हो रहा है, वो दोनों तरीके का जो गैप है छोटे स्कूल से या सरकारी स्कूलों से, उसको पूरा करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए ये उन्होंने प्लान बनाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, इट हैज गिवन इन टू द प्रेशर ऑफ टीचर्स यूनियंस विच हैव बीन अपोजिंग द मूव। तो अब क्या है, सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए, किनके आगे, टीचर्स यूनियन के आगे, जो कि इस कदम का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि क्लास 4 तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे सरकार ने घुटने टेक दिए। However, in a step back, the state government has now decided to do away with this mandatory clause. लेकिन अब एक कदम पीछे हटाते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब ये मैंडेटरी क्लॉज हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो, ओपनिंग स्टेटमेंट हमारी होगी फर्स्ट कि एक प्लान था, उसके अंदर में इंग्लिश कंपलसरी करने का एक क्लॉज था, उसके बारे में बताया। अब ये क्लॉज क्यों डाला गया था, क्या मंशा थी उसकी, वो यहाँ पे जिक्र किया गया कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनके बीच में और सरकारी स्कूलों के बीच में जो गैप है वो कम किया जा सके और गरीब बच्चों को बराबरी की एजुकेशन मिल सके कम पैसों में या सस्ते दरों पर। ठीक है, ये मंशा थी उनकी। थर्ड आ जाता है स्टेटमेंट कि लेकिन अब उनने, सरकार ने एक कदम पीछे हटा लिया इस मैंडेटरी क्लॉज से। ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और क्यों हटाया ये, क्योंकि टीचर्स यूनियन उनके ऊपर प्रेशर बना रही थी, इस मूव का अपोज कर रही थी। ठीक है, और कह रही थी कि 4th क्लास तक बच्चों को उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो अरेंजमेंट बन रहा है PQSR। अब P से देखो 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम A और C को हटा देते हैं। PSRQ, PQSR, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Allowing online delivery of liquor on a trial basis in Mohali qualifies for treatment। बोल रहे हैं कि अब आपको पता है जो चंडीगढ़ एरिया है, यहाँ पे लिकर बैन है एक तरीके से। तो बोल रहे हैं कि अब मोहाली में ऑनलाइन डिलीवरी क्वालिफाई कर दी है, मंजूरी दे दी है, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, there is of course the political argument that it goes against the spirit of constitution। हालांकि इसके साथ में एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसके तर्क वितर्क होता है, तो वितर्क में एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो कदम है ये कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के विरुद्ध है, क्योंकि आर्टिकल 47 says the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs। आर्टिकल 47 में जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को हर पॉसिबल प्रयास करना चाहिए कि वो अल्कोहल कंजम्पशन को रोके। ठीक है, उनको प्रयास करना चाहिए इसको रोकने के, केवल बजाय इसके केवल उन चीजों के एक्सेप्ट वहां पे जहां पे इसका मेडिसिन की तरह पे प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स है उनका सरकार को विरोध करना चाहिए। ठीक है, और उनको रोक लगानी चाहिए केवल उन जगहों को छोड़ के जहां पे इनका दवाई के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है। आपको पता है कफ सिरप में भी कई सारी में अल्कोहल मौजूद होती है, राइट? तो उस जगह पे तो आप इस्तेमाल करेंगे, बट उसके अलावा बाकी जगहों पे सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन डिलीवरी की मंजूरी दे दी। Some government proposals are products of creative instincts make for eye-catching headlines। बोल रहे कुछ सरकारी जो प्रपोजल्स होते हैं, कुछ सरकारी प्लान्स जो होते हैं, वो केवल क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स की, अरे किसी के दिमाग में एकदम से आइडिया आया, उसने दे दिया। ठीक है, उसने दे दिया, उनको अच्छा लगा, अरे वाह ये तो खबर बन जाएगी, हेडलाइन बन जाएगी, ठीक है करते हैं, इसको करते हैं, ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तक वो ड्राफ्टिंग की प्रोसेस में है तब तक ही वो अच्छे होते हैं। अगर वो एक्चुअल में, हकीकत में स्थापित कर दिए जाए, लागू कर दिए जाए, तो उनका गंभीर दुरुपयोग या दुष्परिणाम हो सकता है। Also, since sale of liquor to those below 25 is prohibited, how would a delivery man check the age of a buyer?
बोल रहे हैं। और एक और चीज भी है कि 25 साल से कम की उम्र के लोगों के लिए लिकर जो है कंजम्पशन या बेचना या खरीदना मना है। तो अब आप सपोज करो आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, आपने ऑनलाइन कोई चीज मंगा दी, तो डिलीवरी जो करने आया व्यक्ति उसके पास क्या जरिया है ये जांचने का कि जो व्यक्ति आगे डिलीवरी ले रहा है वो क्वालिफाइड एज का है, मतलब 25 साल से ऊपर है या नहीं है। Reasoning out that the plan would reduce drunk driving speaks, तो इसके विरोध में उन्होंने क्या तर्क दिया कि इसकी वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। कैसे कि शराब जिनने पीनी है उनको घर ही मिल जाएगी, फिर वो घर ही पे पी लेंगे तो वो कहीं जाएंगे ही नहीं। बट ऐसा तो नहीं होता ना, कई बार तो किसी को पीने के बाद में मन करता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाकर आते हैं, राइट। स्पीक्स मोर फॉर द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी, लेकिन ये उन्हें तर्क तो दे दिया कि इससे ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस कम हो जाएंगे, बट इससे भी गवर्नमेंट की इनकेपेबिलिटी पता चलती है कि वो इस चीज के ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर रोक नहीं लगा पाए हैं, जहां पे उनको लगानी चाहिए थी उसके ऊपर रोक नहीं लगा पाए हैं। टू चेक द ग्रॉस वायलेशन वेयर इट शुड ऑन द रोड, यानी कि सड़कों पे जहां पे उनको लगाम लगानी चाहिए थी वहां पे वो नहीं लगा पाए, राइट। तो अब चलते हैं, देखते हैं अरेंजमेंट कैसे बन रहा है। सबसे पहले आता है हमारा अरेंजमेंट। कुछ गवर्नमेंट प्रपोजल्स जो हैं वो क्रिएटिव इंस्टिक्ट्स होते हैं आई कैचिंग हेडलाइंस बनाने के लिए, लेकिन वो शेल्फ पर ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। मतलब जब तक वो मसौदे में है तब तक ही अच्छे लगते हैं, उनको अगर कानून बना दिया जाए तो मुश्किल हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर हमने सरकार ने जो अलाउ किया लिकर का ट्रायल बेसिस पे मोहाली में क्वालिफाई करना, क्वालिफाइज फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हमारा आता है क्यू, कि इसके विरोध में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये कह रही हैं कि ये आर्टिकल 47 का अवहेलना है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या ड्रग्स हैं उनको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए और केवल उन्हीं जगहों पे अलाउ करना चाहिए जहां पे वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये हो गया थर्ड। और फोर्थ हो गया कि क्योंकि लिकर सेल जो है अब ऑनलाइन होगी और 25 साल से कम के लोगों के लिए प्रोहिबिटेड है, पर डिलीवरी मैन को कैसे पता चलेगा कि वो 25 साल का व्यक्ति है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर पी क्यू और एस, ठीक है। आर से हमारे ए और बी स्टार्ट हो रहे हैं तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। आर पी क्यू एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।